आंधियां गम की चलेंगी तो समझ जाऊंगा, मैं तेरी जुल्फ नहीं जो बिखर जाऊंगा। ना खुदा मुझसे ना होगी ये खुशामद तेरी, मैं वो खुददार हूँ कश्ती से उतर जाऊंगा। मुझको सूली पे चढ़ाने की जरूरत क्या है, मेरे हाथों से कलम छीन लो मर जाऊंगा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का दा विद्यांजलि पर। मैं हूं जगदीश यादव, आप हैं हमारे साथ केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के लेक्चर नंबर 6 में, जिसमें आज हम लोग सीखेंगे बॉन्ड पैरामीटर्स के बारे में। और बॉन्ड पैरामीटर में अगर हम बात करें तो बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड इंथैल्पी, बॉन्ड ऑर्डर, रेजोनेंस, क्वालिटी ऑफ बॉन्ड, और फिर हम हाइड्रोजन बॉन्ड पर डिस्कस करेंगे। हम लोग बिना देर किए हुए वन बाय वन अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे सबसे पहले बॉन्ड लेंथ की। बॉन्ड लेंथ क्या है? अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें तो मेरे दोस्तों, जब हम अब तक तमाम तरह के स्ट्रक्चर पढ़ते पढ़ते हम लोगों ने सीखा होगा कि किस तरह से दो एटम के बीच में एक बॉन्ड बनता है। ये जो बॉन्ड है वो एक टाइप का अट्रैक्टिव फोर्स है, एक तरह से अट्रैक्शन है। और इस अट्रैक्शन की वजह से ये जो बॉन्ड होते हैं, ये बॉन्ड जस्ट बिहेव एज अ स्प्रिंग। और जब स्प्रिंग कहें तो स्प्रिंग में क्या होगा? वाइब्रेशन होगा। और वाइब्रेशन की सिचुएशन में ये कभी पास आ जाएंगे, यानी कभी ये पास आ जाएंगे तो कभी ये बहुत दूर दूर चले जाएंगे। ऐसी सिचुएशन में इनका एग्जैक्ट मेजरमेंट करना पॉसिबल नहीं है। तो जब ये वाइब्रेशन सिचुएशन में होते हैं तो इस वाइब्रेशन में हम इनका इक्विलिब्रियम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। और इस इक्विलिब्रियम डिस्टेंस को ही हम क्या मान लेते हैं? बॉन्ड लेंथ मान लेते हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि एवरेज डिस्टेंस, या कह लीजिए साम्य स्थिति में इनकी जो दूरी है दो परमाणुओं की, दो परमाणुओं के न्यूक्लियस के बीच की इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है, साम्यावस्था की स्थिति में जो दूरी है, इसी को हम क्या नाम ले लेते हैं? बॉन्ड लेंथ की। क्या हम इतनी बात समझ गए? अगर इतनी बात समझ गए तो मेरे दोस्त आपको यह भी पता होना चाहिए कि बॉन्ड लेंथ के मामले में बॉन्ड लेंथ जितना कम होगा वो उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा, अर्थात वो मॉलिक्यूल उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। कैसे? क्योंकि हम लोग खूब अच्छे से जानते हैं, अगर कोई छड़ छोटी है इसको तोड़ना मुश्किल है, लेकिन अगर कोई बड़ी छड़ है इसको तोड़ना आसान है। तो वही सिस्टम यहाँ पर भी काम होता है। बॉन्ड लेंथ जितना कम होगा वो उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा, उसको तोड़ने में उतनी ही ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी वो मॉलिक्यूल उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। इतनी बात अगर हम करें तो यहाँ पर आप बॉन्ड लेंथ को डिफाइन करिए। हम इन सारी चीजों को, क्योंकि ये सारे डिस्टेंस इतनी छोटे हैं कि इनको किसी डिवाइस से ऐसे मेजर करना, डायरेक्टली मेजर कर पाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए इन सारे बॉन्ड लेंथ की जो मेजरमेंट होता है, एक तरह से इनडायरेक्ट मेजरमेंट होता है। और उस इनडायरेक्ट मेजरमेंट में हम लोग डिफरेंट टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक को हम यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज करते हैं। और इस स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक जैसे एक्सरे डिफ्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन या एनी अदर टेक्निक से हम इसे यूज करते हैं। डिफरेंट टाइप के एग्जांपल हैं, आप इनको देखिए और आपके काम की है, इसे आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। ये हम समझ ही गए किस तरह से हम इक्विलिब्रियम डिस्टेंस को बॉन्ड लेंथ के रूप में मानते हैं। यहाँ पर स्पेशली हम कोवैलेंट रेडियाई के एवरेज की हम बात करते हैं। अगला आपका आता है बॉन्ड एंगल। अगर हम बॉन्ड एंगल की बात करें तो मेरे दोस्तों, बॉन्ड एंगल में आप एक बात समझ लिए होंगे, जब अब तक जितनी भी थ्योरीज आपने पढ़ी होगी, वो चाहे वीवीटी हो, चाहे वो हाइब्रिडाइजेशन हो, चाहे वो आपका वसेपर हो, आपने देखा होगा कि जो मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल का एक अपना शेप होता है, उनका एक अपना 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है। और उस 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में आपके सेंट्रल एटम से जो एटम सराउंडेड है, जो उससे बॉन्डेड एटम है, वो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में जुड़ते हैं। और उस पार्टिकुलर डायरेक्शन में जुड़ने की वजह से इनके बीच में कोई ना कोई एंगल बनता है। तो ये जो एंगल बन रहा है, ये किसकी बात कर रहे हैं? हम कोवैलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं। क्यों कोवैलेंट बॉन्ड में ही बनता है? क्योंकि इसके अंदर डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है। और ये डायरेक्शनल प्रॉपर्टी क्यों होती है? क्योंकि यहाँ ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनते हैं, और ऑर्बिटल का एक अपना ओरिएंटेशन होता है। और ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन से जो उससे एटम जुड़ने आ रहा है, जो आपका बॉन्डेड एटम है, वो बॉन्डेड एटम भी एक स्पेशल डायरेक्शन में आकर के ही जुड़ेगा। सराउंडेड एटम या बॉन्डेड एटम एक डायरेक्शन में आकर जुड़ेगा, इसलिए इनके बीच में एक पर्टिकुलर एंगल भी बनेगा। इस एंगल से भी उस मॉलिक्यूल के शेप और उस मॉलिक्यूल की हम पहचान भी करते हैं। ये किन किन बातों पर डिपेंड करता
कौन सा ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है, उनका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है, वसेपर के अकॉर्डिंग भी आप लोग लोन पेयर की वजह से किस तरह से डिस्टर्बेंस होता है, ये भी हम लोगों ने खूब अच्छे से सीख लिया है। क्योंकि हमको पता था ना, वसेपर थ्योरी पढ़ रहे थे, तो आपका जो लोन पेयर रिपल्सन था, लोन पेयर रिपल्सन बहुत ज्यादा था, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का थोड़ा सा कम था, बॉन्ड पेयर का थोड़ा सा यानी और बहुत कम था। इस सिचुएशन में आप लोन पेयर अगर प्रेजेंट होता था, तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर में रिपल्सन ज्यादा होने की वजह से ये बॉन्ड एंगल को क्या करता था, घटा देता था। हमने खूब अच्छे से वसेपर थ्योरी में पढ़ा है। अगर हम लोग बिना देर किए हुए इतनी बात समझ गए, तो यहाँ से आप इस डिफिनीशन को देख लीजिए। और यहाँ आप देख ही रहे हो, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp3। sp3 का मतलब होना चाहिए बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, बट चूंकि यहाँ दो लोन पेयर हैं, तो दो लोन पेयर की वजह से ये घट करके 104.5 डिग्री आ गया। इस तरह से हम लोग समझते हैं। इससे हमें मॉलिक्यूल की शेप के बारे में भी पता चलता है कि उसकी आकृति क्या है। समझ पाए ना, किसके बारे में पता चलता है, आकृति के बारे में, कि मॉलिक्यूल किस शेप में। हमने खूब पढ़ा होगा, वी शेप में है, वेंट शेप में है, टेट्राहेड्रल है, टी शेप है, स्क्वायर पिरामिडल है, स्क्वायर प्लेनर है। ऐसे बहुत सारे नाम हम लोगों ने समझे होंगे। अगर इतनी बात आप समझ गए, तो मेरे दोस्तों कुछ प्रश्नों के आप जवाब दे दीजिए। क्या मुझे बताने की जरूरत है? नहीं, आपने आंसर दे दिया होगा, हम बताएंगे भी नहीं, क्योंकि आपने को बताया जा चुका है। नेक्स्ट आपका आ जाता है बॉन्ड इंथैल्पी। अभी आप समझ चुके हैं कि ये जो बॉन्ड है हमारा, बॉन्ड जितना छोटा होगा, बॉन्ड जितना छोटा होगा, यानी वो उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा। ये कैसे हम बताएं कि स्ट्रांग है? स्ट्रांग होने का मतलब क्या है, कि बॉन्ड छोटा होने का मतलब ही हुआ कि जो आपके बॉन्डेड एटम है, ये बहुत पास पास में है। बॉन्डेड एटम पास पास होने का मतलब यहाँ पर अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। अगर यहाँ पर अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, इसका मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत डाउन हुई होगी। ये बहुत ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल हैं। इस तरह की आपको इंफॉर्मेशन मिलती है। और जब कोई बॉन्ड छोटा है, बॉन्ड स्ट्रांग है, तो उस बॉन्ड को तोड़ने में आपको कुछ ताकत लगानी पड़ेगी, और उस ताकत में जो एनर्जी आप लगाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, बॉन्ड इंथैल्पी। हमेशा जो बॉन्ड इंथैल्पी का जो मेजरमेंट है, वो 1 मोल के लिए लिया जाता है। और इस तरह से किसी 1 मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए, 1 मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए क्या करना है, बॉन्ड ब्रेकिंग करना है। और बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत होती है, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी, जितनी अमाउंट की एनर्जी की रिक्वायर होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड इंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। क्या इतनी बात समझ गए? और आप यह भी जानते हैं थर्मोडायनेमिकली, अगर उस बॉन्ड को तोड़ने में, अगर हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करें, तो थर्मोडायनेमिकली मुझे पता है उस बॉन्ड को तोड़ने में जितनी एनर्जी मुझे देनी पड़ती है, तो उस बॉन्ड को बनने में उतनी ही एनर्जी रिलीज भी होगी। तो आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, किसी 1 मोल बॉन्ड के बनने में जितनी एनर्जी रिलीज होती है, उसे हम बॉन्ड इंथैल्पी कहते हैं। क्योंकि जैसे बॉन्ड बना, यानी अट्रैक्शन की बात है, अट्रैक्शन का मतलब एनर्जी डिक्रीज होगी, डिक्रीज होने का मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है। जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, उसका पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही कम होती जाएगी, यानी अट्रैक्शन उतना ज्यादा होता जाएगा, यानी मॉलिक्यूल को तोड़ना मुश्किल होता जाएगा, बॉन्ड बहुत छोटा होता जाएगा। ये एक तरह से रिलेशन है। चाहे ये कह लें 1 मोल बॉन्ड के फॉर्मेशन में जो एनर्जी रिलीज होती है, उसे बॉन्ड इंथैल्पी कहते हैं, या 1 मोल बॉन्ड के ब्रेकिंग में जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसे बॉन्ड इंथैल्पी कहते हैं। इन दोनों तरीके से आप बॉन्ड इंथैल्पी को अच्छे से आप समझ सकते हो। और इस तरह से आपने समझा कि बॉन्ड इंथैल्पी क्या है। बाय डिफिनीशन आप यहाँ पर देख लीजिए, कोई दिक्कत? इसको जब भी कैलकुलेट करते हैं, तो किलो जूल पर मोल या जो भी आप कैलकुलेशन दे, तो वो पर मोल में होगा, क्योंकि ये मोलर इंथैल्पी ही होती है 1 मोल बॉन्ड के तोड़ने या बनाने में। अगर आपकी कोई एक मॉलिक्यूल में एक ही बॉन्ड है, तो एक ही बॉन्ड में तो कोई दिक्कत नहीं, एक बॉन्ड आप तोड़िए, 1 मोल मॉलिक्यूल में आप तोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर कहीं 2 बॉन्ड है, अब जब 2 बॉन्ड को तोड़ना है, तो हो सकता है कि वैसे तो कह लीजिए दोनों की एनर्जी सेम होगी, लेकिन जब सबसे पहले एक बॉन्ड को आपने तोड़ दिया, ये आपका अलग हो गया, जब नया वाला स्पीसीज बन रहा है, इससे तोड़ना, इसकी एनर्जी कुछ और होगी। ऐसी स्थिति में जब मॉलिक्यूल में 2 या 2 से अधिक बॉन्ड हो, तो वहां पर हम जो इंथैल्पी है वो समान नहीं होती है। ऐसी सिचुएशन में उसका हम योरेज ले लेते हैं। ये क्या है, इंथैल्पी, ऊष्मा। हिंदी में भी आप इंथैल्पी ही कहें, कोई दिक्कत? इंथैल्पी।
कोई दिक्कत आपको? अगला क्वेश्चन, जैसे वाटर के लिए ले लो भैया, यहाँ पर आपका H, वो H, दो बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड की एनर्जी जब पहली बार जब तोड़ रहे होते तो 502, और जब नेक्स्ट आप तोड़ रहे होंगे उस समय उसकी एनर्जी इतनी आती है, लेकिन जब आप बॉन्ड एनर्जी बता रहे होते हैं वाटर के लिए, तो आप क्या करेंगे, इसका एवरेज ले लेंगे, क्योंकि ये पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल हुआ, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अगला आपका आता है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब है दो एटम के बीच में कितने बॉन्ड बन रहे हैं। जैसे ए बी सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 1, अगर डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 2, ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 3। तो इस तरह की बात है कि बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या है, दोनों के बीच में कितने बॉन्ड बन रहे हैं। जैसे हमने खूब पढ़ा होगा, एच और एच में सिंगल बॉन्ड, ओ ओ में डबल बॉन्ड, और एन एन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। इस तरह से आप बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं। आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से भी अलग अलग केमिकल स्पीशीज में आपने बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट किया होगा, और आपने जाना होगा बॉन्ड ऑर्डर का मतलब बंधों की संख्या, बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी ही छोटी होगी, बॉन्ड लेंथ उतनी ज्यादा छोटी होगी वो मॉलिक्यूल उतने ही ज्यादा स्टेबल होगा। इस तरह से मॉलिक्यूल के बॉन्ड ऑर्डर से, एटम के बीच में बॉन्ड ऑर्डर से आप स्टेबिलिटी भी डिफाइन कर ले रहे थे, अगर आपको बहुत अच्छे से याद आ रहा हो तो। यहाँ से हम लोग बहुत अच्छे से बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एंथैल्पी, इसको भी हमने समझ लिया है। क्यों? क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा यानी बॉन्ड उतना ही ज्यादा छोटा होगा, यानी उसको तोड़ने में मुझे उतनी ही ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ये समझ गए। और बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा, इन दोनों परमाणुओं के बीच में बंध की संख्या जितनी ज्यादा होगी, मॉलिक्यूल उतने ही पास पास आ जाएंगी, यानी बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी, यानी अपोजिट रिलेशन है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड एंथैल्पी में सीधा रिलेशन है। क्या इतनी बात आप समझ पा रहे हैं? समझ रहे हैं मेरे दोस्त? तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लूं, आप आराम से प्रश्नों को पढ़िए, और प्रश्नों को पढ़ने के बाद में आप आंसर दे देंगे। क्या आप समझ पा रहे हैं? बॉन्ड एंगल किस बात पर डिपेंड करता है? हाइब्रिडाइजेशन पर। यहाँ की अगर बात करो तो एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, यहाँ पर आपका क्या मिल जाएगा, sp हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ आपका है sp2, यहाँ पर आपका sp3, यहाँ पर आपका sp3 है बट एक लोन पेयर है, यहाँ पर आपका sp3 है बट दो लोन पेयर है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? समझ गए मेरे दोस्त? हाँ, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में मैं आपको एक बात समझा दूं, आपने खूब अच्छे से पढ़ा होगा कि जो कार्बन है वो कार्बन चार बॉन्ड बनाता है। अगर कार्बन, किसी कार्बन के चारों ओर चारों बॉन्ड अगर सिग्मा बॉन्ड है, चारों क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, यानी वहां पर क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सिग्मा कब जानोगे? जब आप एक परमाणु के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन के केस में तो ये सिग्मा है, अगर दो बॉन्ड है तो एक सिग्मा है एक पाई है, अगर कहीं ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा है और बाकी दुई पाई है। तो वहां पर देख लीजिए, अगर चार के चारों बांड सिंगल बांड है यानी चारों के चारों सिग्मा बांड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। अगर 3 सिग्मा बांड है और एक पाई बांड है तो ये आपका हो गया sp2। अगर दुई सिग्मा और दुई पाई बांड है इसको आप कहेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन। और जब आपको हाइब्रिडाइजेशन पता चल ही जाता है तो आपको ये भी मालूम है, बॉन्ड एंगल भी आपको पता है, वो 109 डिग्री 28 मिनट, यहाँ यहाँ आपका आ जाएगा 120 डिग्री, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 180 डिग्री। यहाँ पर बहुत सारी चीजें और भी देखेंगे, जैसे जैसे परसेंटेज यस करेक्टर बढ़ता है बॉन्ड एंगल भी बढ़ती है। जैसे sp हाइब्रिडाइजेशन में 50% एस करेक्टर, बॉन्ड एंगल इतना, यहाँ 33% बॉन्ड एंगल ये मिल रहा है, यहाँ 25% बॉन्ड एंगल आपको ये मिल रहा है। तो इस बात को आप समझिएगा, जैसे जैसे परसेंटेज यस करेक्टर बढ़ेगा बॉन्ड एंगल बढ़ेगी। बिना देर किए हुए मेरे दोस्तों, आप अगले प्रश्न को अब आप सॉल्व करिएगा, आप समझ जाएंगे कि किसमें बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा है। यहाँ पर आपको 2-3 बातें ध्यान में रखना है। ये जो NH3 है, यहाँ पर बॉन्ड एंगल 107 डिग्री होता है, बट आप अगर दूसरे की बात करो, यहाँ पर जो है यानी PS3, ASS3, SBS3, इनकी जो बॉन्ड एंगल है वो 90 to 91 के आसपास ही है। आप आगे पढ़ेंगे ड्रैगो रूल, उस ड्रैगो रूल से आपको ये बताया जाता है कि इनमें ये माना जाता है कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन होता ही नहीं है, इनमें हाइब्रिडाइजेशन होता ही नहीं है। और जब इनमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, इसका मतलब ये मानकर चलते हैं कि इनके प्योर p ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करते हैं, और प्योर p ऑर्बिटल या थोड़ा बहुत कह लीजिए यस करेक्टर आ जाता है, तो p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से इनकी जो बॉन्ड एंगल मिलती है वो लगभग 90 to 91 मिलती है, क्योंकि आपने खूब पढ़ा होगा p के जो ऑर्बिटल्स हैं वो px, py और pz
यानी एक्स वाई जेड परपेंडिकुलर एक्सिस पर है तो 90 का है। तो इस बॉन्ड एंगल से आपको ये पता चल जाता है कि इनमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। ये आप अच्छे से, अगर आपकी डिमांड होगी तो हम लोग ड्रैगो रूल को अच्छे से समझेंगे, वहां से आप ये फाइंड कर लेंगे। यही नहीं, आप दूसरे ग्रुप में भी यही सिचुएशन आप देखेंगे, किस तरह से इनकी बॉन्ड एंगल आपको अलग अलग मिलती है। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल NH3 की है, क्योंकि यहाँ पर हम हाइब्रिडाइजेशन sp3 मानते हैं। sp3 मानते हुए इसका बॉन्ड एंगल चेक किया गया तो 107 है। यहाँ पर ये बातें सही हो रही, बट यहाँ पर ये चीजें लागू नहीं होती है। अगला आपका क्वेश्चन होगा, बॉन्ड एनर्जी ऑफ हैलोजन किसके किसके बीच में है, आप इसे अच्छे से बता दीजिएगा भैया। बहुत सारी बातों पर डिपेंड करता है। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या है, जो बॉन्डेड एटम है उसकी साइज क्या है, बॉन्डेड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इन सब का कंपैरिजन करते हुए आप मुझे आंसर बता दीजिएगा। अगला आपका है कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ किसमें कम है। हाँ, इसको ऐसे अगर ना दिख रहा है तो आप समझ जाइए भैया, ये आपका है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये आपका तो बेंजीन रिंग ही है इस तरह से। यहाँ C2 इसमें क्या मिलेगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पर आपको मिलेगा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अब आप बता दीजिए भैया सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल कहाँ होगी। सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल सिंगल वाले में होगी भैया। यहाँ रेजोनेंस के चलते कार्बन के बीच में 1.5 समथिंग मान लिया जाता है, जबकि ऐसा कोई फ्रैक्शनल वाली बात नहीं है। समझ गया, सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ यहाँ होगी और सबसे छोटी बॉन्ड लेंथ ये होगी। अरेंज करना हो तो यही सीक्वेंस भी है। N2 में अगर हम आपसे बॉन्ड ऑर्डर पूछ लें तो N2 अभी आप देख ही आए हो, नाइट्रोजन के जो मॉलिक्यूल हैं वो आपस में 3 बॉन्ड बनाते हैं नाइट्रोजन नाइट्रोजन एटम के बीच में। कोई दिक्कत नहीं, आप आगे से बढ़ते जाइए। किसमें बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर कैन नॉट एक्सीड, अभी 1 2 और 3 यही तक आप पढ़े हो। ये 4 5 3 से ज्यादा नहीं बढ़ेगा, इसके हिसाब से आप जान लीजिए। इसके आगे की बात होगी वो कुछ और है। बॉन्ड एंगल इज मोर, वही कैलकुलेशन कर लीजिए भैया। हाइब्रिडाइजेशन चेक करो भैया, हाइब्रिडाइजेशन sp3 एक लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन sp3 दुई लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन sp3 नो लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन sp2। अब तो sp3 में क्या होगा, 109 डिग्री 28 मिनट। लोन पेयर की वजह से थोड़ा सा और कम हो जाएगा, ठीक है। नो लोन पेयर की वजह से तो 109 डिग्री ही रहेगा। बट sp2 में तो आपको पता है A10 120 डिग्री से है, तो 120 डिग्री का मतलब सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल तो आपको BF3 ही मिलेगा। बॉन्ड लेंथ किसमें ज्यादा भैया, सिंपल सी बात है, जहां पर बॉन्ड ऑर्डर कम हो। और बॉन्ड ऑर्डर कम होने के साथ ही साथ आपको इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन को भी ध्यान में रखना है मेरे दोस्त। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, फ्लोरीन क्लोरीन में आप ध्यान से देखिएगा तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन अगर ज्यादा होगा तो एटम के न्यूक्लियाई एक दूसरे से दूर जाएंगे, यानी बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। यह भी आपको ध्यान में रखना है। आ गया आपका रेजोनेंस। क्या है रेजोनेंस, अगर हम रेजोनेंस की बात करें तो ये कुछ ऐसी कहानी है। कहानी क्या है, ये मनगढ़ंत स्टोरी है। अगर कोई स्ट्रक्चर है, जैसे अगर हम बात करें, अगर मैं बेंजीन स्ट्रक्चर को मैं ड्रा करूं तो बेंजीन का जो स्ट्रक्चर बनता है उसमें क्या है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड है और सबके सबके साथ में एक एक हाइड्रोजन है। उसको दिखाएं कि ना दिखाएं इसको आप समझ लीजिए, सबके पास एक एक हाइड्रोजन है। इस तरह से आप देख रहे हैं बना आपका। इसमें अगर हम देखें तो एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड भी है। अगर हम आपसे बात करें तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को छोटा होना चाहिए, यानी बॉन्ड लेंथ के मामले में इसका बॉन्ड लेंथ कम होना चाहिए, इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होना चाहिए। लेकिन जब हम इसे एक्सपेरिमेंटली चेक करते हैं तो एक्सपेरिमेंटल चेक करने में, यानी ये पूरे रिंग में जितने भी कार्बन हैं उन सारे कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है वो सेम है। कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है वो सबकी सेम बॉन्ड है। यानी आप जो भी बॉन्डिंग की थ्योरीज हैं उनसे जो आप स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं वो उसकी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, या यूं कह लें कि जो मॉलिक्यूल है उसका एक से अधिक आप स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं। जैसे ये है, इसको आप ऐसे भी कर दीजिए, यहाँ यहाँ बाण बना चुके थे आप, यहाँ बना लो बाण। जब आप एक से अधिक उनकी प्रॉपर्टी यानी एक से अधिक स्ट्रक्चर अगर आप उनका ड्रा कर सकते हैं
तो एक से अधिक स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, कोई भी उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं देता है, ऐसी स्थिति में सारी स्ट्रक्चर को कंबाइन करते हुए एक कॉमन स्ट्रक्चर ड्रा करते हो, जिसे आप रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। ये सारी फेनोमेनन क्या कहलाती है? रेजोनेंस। यहाँ पर इसको आप बेसिकली सिंपली यहाँ समझ लीजिए, फिर इसको हम डिटेल में आगे के चैप्टर्स में हम अच्छे से पढ़ेंगे। आप कुछ एग्जाम्पल्स को भी देखना चाहें तो वहां से भी आप इस बात को देख सकते हैं कि किस तरह से रेजोनेंस अपनी बात को समझाता है, किस तरह से रेजोनेंस से हम अपनी बात, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी या इन सारी चीजों को हम लोग देखते हैं। तो जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे रेजोनेंस पर, अगर हम रेजोनेंस को देखें तो ये एक तरह से मैन मेड कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जो उसके रियल स्ट्रक्चर है वो किसी बॉन्डिंग से अच्छे से एक्सप्लेन नहीं हो पा रहे हैं, और जब एक्सप्लेन नहीं हो पा रहे हैं तो ये किस तरह से अलग अलग टाइप से उसे रिप्रेजेंट करिए, फिर उनको मिलाते हुए कॉमन स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर एक जो समझना है, वो एक वर्ड को बहुत अच्छे से समझने की जरूरत पड़ेगी। वो वर्ड हमारा है डीलोकेलाइजेशन। क्या शब्द बोले हम? डीलोकेलाइजेशन, विस्थानीकरण। किसका? डीलोकेलाइजेशन ऑफ बॉन्ड भी सीखेंगे, डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करेंगे, डीलोकेलाइजेशन ऑफ चार्ज की बात करेंगे। इस तरह से हम लोग समझेंगे। अगर हम आपसे बात करें, अभी जो हम स्ट्रक्चर ड्रा किए थे, जो हम बेंजीन के स्ट्रक्चर को लेकर के जब बात कर रहे थे, इस तरह से स्ट्रक्चर, इस तरह से स्ट्रक्चर, इस तरह से स्ट्रक्चर, आपको ये बताएं कि ये जो बॉन्ड है वो फिक्स नहीं है, लोकलाइज्ड नहीं है, ये मूव करता रहता है, यानी ये डीलोकेलाइजेशन करता रहता है। डीलोकेलाइजेशन का मतलब ये मॉर्निंग वॉक करने जाता है, और मॉर्निंग वॉक करने का मतलब ये कुछ इस तरह से दिखेगा। और अगर वो इस तरह से रेजोनेंस अपना दिखाए, इस तरह से डीलोकेलाइजेशन दिखाए, तो मुझे जो अगला स्ट्रक्चर मिलेगा वो अगला स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से मिलेगा। और ये जो अगला स्ट्रक्चर मेरा मिलेगा उसमें बांड यहाँ आ जाएंगे, ये वाला बांड यहाँ आ जाएगा, ये वाला बांड यहाँ आ जाएगा। मेरे दोस्तों, इस तरह से बांड आपका क्या कर रहा है? डीलोकेलाइजेशन कर रहा है, यानी मॉर्निंग वॉक कर रहा है। मॉर्निंग वॉक करने का मतलब और आप ये जान लीजिए कि जितना ज्यादा मॉर्निंग वॉक करोगे भैया, जितना ज्यादा डीलोकेलाइजेशन करोगे, उतनी ही ज्यादा आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। और इस तरह से हम इस बॉन्ड को एक ऐसे दिखाते हैं कि वो पूरे में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या बोलते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड। इसको हम क्या बोलते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अनुनादी संरचना, या कैनोनिकल संरचना, जो भी आप नाम देना चाहें, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल संरचना, कैनोनिकल स्ट्रक्चर। समझ पा रहे मेरे दोस्तों? अब इतना समझ लीजिए, बांड का डीलोकेलाइजेशन जितना होगा, यानी मॉर्निंग वॉक जितना ज्यादा होगा, वो मॉलिक्यूल उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। इसको हम लोग बाद में रेजोनेंस एनर्जी, इस सारे टर्म से भी हम लोग समझते हैं। ये एक मैन मेड कॉन्सेप्ट है। अगर हम अगले एग्जाम्पल की बात करें, तो अगर हम अगले एग्जाम्पल में चलें, ये देख लीजिए, इसको पढ़कर समझ लीजिए। यहाँ पर जो आपका एग्जाम्पल है ओजोन मॉलिक्यूल का, अगर इसका हम स्ट्रक्चर देखें तो ये ओ एक आपका जो बॉन्ड है नॉर्मल डबल बॉन्ड है, कोवैलेंट, एक आपका डेटिव कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। बट इसमें पता नहीं कौन डेटिव है कौन ये है, तो तुरंत इसमें चेंज हो जाता है, और चेंज होकर के ये दूसरा वाला स्ट्रक्चर आपको ड्रा करके मिलता है कि अब अगली बार ये डबल बॉन्ड हो गया, ये आपका सिंगल बॉन्ड एंड डेटिव बॉन्ड हो गया। और ऐसी सिचुएशन में दिखाने के लिए, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली मुझे ये दोनों बॉन्ड एक जैसे ही दिखते हैं, और एक जैसे ही दिखते हैं, तो हम एक ऐसे कॉमन स्ट्रक्चर से ड्रा करते हैं। ये आपका रेजोनेंस हाइब्रिड है, और ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। क्या आप इतनी बात समझ गए? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप इनको आप आराम से देखिए और देखते हुए समझते जाएंगे। रेजोनेंस में इतनी बात आपको समझना है कि जितनी ज्यादा रेजोनेंस होगा, जितने ज्यादा बांड का डीलोकेलाइजेशन होगा, इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन होगा, उतने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। और जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, वो मॉलिक्यूल उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है। लेकिन कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है। और ऐसे आप समझ लीजिए कि पूरी रेजोनेंस भी एक तरह से हाइपोथेसिस है। अब आप समझ गए कैनोनिकल स्ट्रक्चर। यहाँ पर आप कार्बोनेट को लेकर के आप देख सकते हो कि कार्बोनेट में
दो ऑक्सीजन आपके सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, एक आपका डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है। अगर आप इसको देखोगे तो ये बॉन्ड चेंज होता रहता है, आप इसको चेंज कर लो 1 2 3, आप जब चेंज करोगे तो इस तरह से चेंज होता जाएगा। ऐसा मुझे लगेगा कि दो बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इसका मतलब इनको बड़ा होना चाहिए, एक डबल बॉन्ड इसको छोटा होना चाहिए, बट सारे के सारे बॉन्ड इक्वल हैं। इक्वल होने का मतलब फिर ये सिचुएशन आप रेजोनेंस ही से ही दिखाओगे, क्योंकि ये बॉन्ड रेजोनेंस कर रहा है इस पूरे पर, बॉन्ड डीलोकेलाइज हो रहा है, ये किसी एक एटम के बीच में ये फिक्स नहीं है। और यहाँ से आप रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। और इसी कॉन्सेप्ट को आप आगे की तरफ बढ़ें, HNO3 के साथ भी लेकर के आप चल सकते हैं, इसमें आपका कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी आप समझे आप समझ जाएंगे। यहाँ पर ये देख लीजिए डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड का मतलब वो डेटिव वाला बॉन्ड है। यहाँ देख लीजिए इस तरह से चेंज होता रहता है। बॉन्ड एंगल ओजोन आप बता दीजिएगा, अभी आप मॉलिक्यूल को देखे होंगे, वहां से आपको बॉन्ड एंगल पता चल गया होगा। अगला एग्जाम्पल अगर हम देखें, पोलैरिटी, ये इंपॉर्टेंट है। जब हम बॉन्ड की बात करते हैं तो अगर हम सेम एटम ले लें, ए के साथ हम ए को जोड़ दें, जैसे एग्जाम्पल के रूप में हाइड्रोजन के साथ हमने हाइड्रोजन जोड़ दिया, ऑक्सीजन के साथ हमने ऑक्सीजन जोड़ दिया, नाइट्रोजन के साथ हमने नाइट्रोजन जोड़ दिया, नाइट्रोजन के साथ हमने क्या किया है, नाइट्रोजन जोड़ दिया है। यानी सेम टाइप के एटम हैं, इनको क्या बोलते हैं, होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल। क्या ये होमो एक टाइप के, तो जब एक टाइप के एटम है तो दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, और दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो इनके बीच में जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर हैं ये दोनों एटम के इक्विलिब्रियम यानी मिडिल सिचुएशन में होंगे। और जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पर होते हैं तो इनके ऊपर कोई प्लस माइनस का कोई चार्ज नहीं होता है। यहाँ पर देखिए दोनों एटम सेम है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इसका मतलब दोनों अपनी ओर बराबर ताकत से खींचते हैं। और जब दोनों बराबर ताकत से खींचेंगे, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है इसी सिचुएशन में, वो इनकी इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहता है। और जब इक्विलिब्रियम पोजीशन पर रहता है तो इनके बॉन्डेड एटम के ऊपर किसी के ऊपर कोई प्लस माइनस आवेश नहीं आता है। इस सिचुएशन में हम इनको कहते हैं नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोले, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। बट अगर इसमें दो डिफरेंट एटम हो जाए, जैसे हाइड्रोजन के साथ में आपने क्लोरीन जोड़ दिया, अब दो डिफरेंट हो गए यानी हेट्रोन्यूक्लियर हो गया ये। तो हेट्रोन्यूक्लियर में जब एटम डिफरेंट हो गए तो एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी अलग अलग होगी, और हमको मालूम है जो Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये ज्यादा है इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन। इसका मतलब क्या है, Cl इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर खींच लेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है कोवैलेंट बॉन्ड में जो दो एटम जुड़े हुए हैं, ये दोनों एटम की एक रिलेटिव पावर होती है जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर खींच लें। दोनों इक्वल पावर में है तो दोनों बराबर खींचेंगे, इसलिए बीच में ही रह जाएगा। लेकिन अगर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, यानी कोई कम है कोई ज्यादा है, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वही शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर खींच लेगा। यहाँ ना रख करके इस इक्विलिब्रियम पोजीशन में नहीं रखेगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन में ना रख करके वो क्या करेगा, इनको अपनी ओर खींच लेगा। और जब ये अपनी ओर खींच लेता है यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाइड्रोजन पर हो गई कम, क्लोरीन पर हो गई ज्यादा। और जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गई तो इसके ऊपर हल्का सा नेगेटिव चार्ज आ गया, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई तो इसके ऊपर हल्का सा प्लस चार्ज आ गया। यानी मेरे दोस्त, ये जिस तरह से आपके बैटरी में दो पोल होते हैं प्लस माइनस, उसी तरह से आपके मॉलिक्यूल में भी दो पोल हो गए, दो ध्रुव हो गए, एक प्लस है और एक माइनस है। हालांकि ये प्लस माइनस बिल्कुल बराबर नहीं, इसलिए हमको पार्शियल प्लस या पार्शियल माइनस बोलते हैं। और यहाँ पर जब ये अपोजिट चार्ज जनरेट हो गया तो ये पोल की तरह काम करने लगे, और इस बांड को हम बोलेंगे कि बांड आपका पोलर हो गया है, बांड में पोलराइजेशन हो गया है। और पोलराइजेशन का परिणाम क्या होगा, अगर मेरे दोस्त आप देख रहे होंगे आपको पता चला होगा Na पर प्लस और Cl पर माइनस। यहाँ तो एग्जैक्ट प्लस माइनस होता था, बट यहाँ हल्का हल्का प्लस माइनस है। यानी ये बांड जैसे ही पोलराइज होगा, इसका मतलब इसके अंदर आयोनिक करेक्टर आ जाएंगे। क्या आप मेरी बात समझ गए, कौन सा करेक्टर आ गया, आयोनिक करेक्टर आ गया। यानी कोवैलेंट बांड में भी आयोनिक करेक्टर होता है।
अच्छा, यही तो आपको समझना है। ये ऐसा कैसे संभव हुआ? ये ऐसे संभव हुआ जब बॉन्ड की पोलैरिटी आपने सीखी। बॉन्ड में पोलैरिटी क्यों आएगी? जब बॉन्डेड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर होगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर है तो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अपनी ओर खींच लेगा, और इस तरह से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर आ जाएगा हल्का सा माइनस, इस पर आएगा हल्का प्लस। ये जस्ट लाइक ये आयोनिक कंपाउंड दैट इज योर Na प्लस और Cl माइनस, और यानी कि इसका मतलब ये भी पोलराइज हो गया, इसके अंदर आयोनिक करेक्टर आ गए। जितने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस उतने ज्यादा इसकी पोलैरिटी। और अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से ज्यादा हो गया तो पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, और फिर ये आयोनिक कंपाउंड की तरह बिहेव करने लगता है। मेरी बात आप समझ गए? अगर ये पोलर हो गया बॉन्ड, तो पोलर होने के बाद में एक पर पार्शियल प्लस चार्ज आया, एक पर पार्शियल माइनस चार्ज आया, इसका मतलब ये द्विध्रुव की तरह काम करने लगे। कैसे काम करने लगे? डाइपोल, आप फिजिक्स में खूब पढ़े होंगे द्विध्रुव। अगर ये डाइपोल हो गया तो इस डाइपोल का मोमेंट भी होता है, इस डाइपोल के मोमेंट को भी आप समझेंगे। और इस डाइपोल का मोमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है, एक डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है। इसको हम कैसे दिखाते हैं? प्लस से माइनस की ओर, इस तरह से हम डाइपोल मोमेंट को दिखाते हैं। डायरेक्शन क्या होता है? प्लस से माइनस की ओर, इसलिए ऐसे निशान लगाते हैं। ये डाइपोल मोमेंट का साइन है। एक वेक्टर क्वांटिटी की तरह ये काम करता है। इसके डायरेक्शन का मैटर होता है, डायरेक्शन अपोजिट में है तो बॉन्ड भले पोलर हो लेकिन मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो जाता है। इसे समझ लो, जैसे एक एटम मेरा है, यहाँ पर कोई दूसरा एटम है, यहाँ पर कोई दूसरा एटम है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है। इस पर हल्का माइनस है, इस पर भी हल्का माइनस है, इसके ऊपर हल्का सा प्लस है, वही पोलैरिटी की वजह से। यानी अगर हम डाइपोल का डायरेक्शन देखें तो डाइपोल का डायरेक्शन इस साइड में अगर हम देखेंगे तो इस डायरेक्शन में होगा, इधर अगर देखेंगे इस बॉन्ड की तो इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि दोनों एटम सेम है, दोनों सेंट्रल एटम सेम, ये बॉन्ड सेम। इसका मतलब इनके जो डाइपोल मोमेंट होंगे ये भी सेम होंगे। बॉन्ड आपका तो पोलर है, बॉन्ड में तो डाइपोल मोमेंट है, बट इनका डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यानी ओवरऑल मॉलिक्यूल आपका नॉन पोलर रहेगा। ओवरऑल मॉलिक्यूल के लिए जो डाइपोल मोमेंट मिलेगा वो 0 मिलेगा। तो ये सारी बातें भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि पोलराइजेशन पढ़ने के पीछे यही रीजन है, किसी मॉलिक्यूल को आप ये बता सके क्या उसमें डाइपोल है कि नहीं है। डाइपोल है तो कम है कि ज्यादा है, और डाइपोल मोमेंट कई बातों पर डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या है, मॉलिक्यूल का शेप क्या है, साथ ही साथ उससे जुड़े हुए सराउंडेड एटम कैसे हैं। इन सारी बातों पर डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल का पोलैरिटी अगर है तो उसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा। डाइपोल मोमेंट को हम किसे लिखते हैं? म्यू से लिखते हैं। आप वन बाय वन इस सारी बात को आप समझिए, और समझ करके आप समझ सकते हैं कि कैसे कैसे डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं। अगर सेम टाइप के मान एटम है तो वहाँ डाइपोल मोमेंट होने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन जैसे ही अपोजिट आते हैं तो एक पर प्लस एक पर माइनस, इस तरह से डाइपोल मोमेंट। और डाइपोल मोमेंट को आप समझते हैं कि चार्ज और डिस्टेंस के मल्टीप्लीकेशन को हम क्या बोलते हैं? डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। इसे म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो यूनिट होता है वो डी वाई होता है, इसकी यूनिट है। इसे आप अपने हिसाब से समझिएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में इसकी वैल्यू ये है, और सीजीएस पद्धति में या कोई यानी ये कह लीजिए एमकेएस पद्धति में इसकी वैल्यू ये है 1 डी वाई। डायरेक्शन इसका इस तरह से होता है, प्लस से माइनस की ओर। अभी हम आपको दिखा दिए। इसका डायरेक्शन मैटर करता है, क्योंकि मॉलिक्यूल में बॉन्ड तो पोलर हो सकता है, तो बॉन्ड में पोलर होने के बावजूद भी मॉलिक्यूल नॉन पोलर का जैसा बिहेव करता है। आप यहाँ देख लीजिए, इसको आप समझिए। वाटर मॉलिक्यूल की बात करें तो ये आपका वी शेप में है। वी शेप का मतलब इस तरह से अगर देखेंगे इसका डाइपोल मोमेंट इस तरह से है, प्लस से माइनस की ओर। ये यहाँ पर देखोगे प्लस से माइनस की ओर, यानी ओवरऑल डायरेक्शन ऊपर की ओर जा रहा है। यानी ऊपर वाले एंड पर निगेटिव चार्ज, नीचे वाले एंड पर पॉजिटिव चार्ज, यानी ओवरऑल मॉलिक्यूल पोलर है। समझ गए? नहीं समझ गए? वाटर क्या है? पोलर मॉलिक्यूल है। क्यों? दो बॉन्ड है, दोनों में पोलराइजेशन है। पोलराइजेशन का जो पोलरिटी का डायरेक्शन है वही डायरेक्शन में हो गया। यानी हाइड्रोजन का जो एंड है वो पॉजिटिव एंड की तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीजन का जो एंड है निगेटिव एंड की तरह बिहेव करेगा, जस्ट लाइक ए डाइपोल की तरह हो जाएगा। इस तरह से आप यहाँ देख लीजिए BF3 में बॉन्ड भले पोलर है तो इस बॉन्ड का जो डायरेक्शन इस तरह से, इन दोनों बॉन्ड का जो रिजल्टेंट होगा वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा। दोनों की वैल्यू सेम, क्योंकि एंगल मैटर करता है, इसलिए आपको बोले हैं
एंगल मैटर करता है। जिस तरह से आप दो वेक्टर को जोड़ते घटाते हैं, आपने पढ़ा होगा अंडर रूट ए बी कॉस थीटा, ये कॉन्सेप्ट जो आपका है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 कॉस थीटा या ए बी कॉस थीटा, आपने खूब अच्छे से पढ़ा होगा। वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगेगा। बांड भले पोलर हो बट मॉलिक्यूल आपका नॉन पोलर हो सकता है। बांड में पोलैरिटी है बट ओवरऑल मॉलिक्यूल के लिए डायपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो मिलेगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात में क्या कहना चाह रहा हूँ? डिपेंड करता है ज्योमेट्री पर, डिपेंड करता है शेप पर, और डिपेंड करता है कि इनके सराउंडेड एटम कौन कौन से हैं, कैसे कैसे हैं। समझ पा रहे हैं? यहाँ पर आप इसे देख लीजिए, अमोनिया, अमोनिया में भी डायपोल का डायरेक्शन ये होगा, और डायपोल के डायरेक्शन में इनके अलग अलग तरीके से देखते हैं। और ये भी डिपेंड करता है कि इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस कितना है, क्योंकि जितने ज्यादा डिफरेंस उतने ज्यादा चार्ज जनरेट होगा, और चार्ज इंटू डिस्टेंस ही तो है डायपोल मोमेंट। चलिए, इस तरह से आप डायपोल मोमेंट को आप समझ रहे हैं। और डायपोल मोमेंट के लिए स्पेशल जो केसेस हैं इनको भी समझिए, क्योंकि इनको एक किसी भी एग्जांपल में यही सब तो पूछे जाते हैं। नॉर्मल तो आप सुन के समझ गए, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, अच्छे से नहीं देखेंगे सुनेंगे समझेंगे, तब तक आप इसका करेक्ट आंसर नहीं दे पाएंगे। किस तरह से अमोनिया का डायपोल मोमेंट और NF3 का डायपोल मोमेंट में डिफरेंस क्यों आ रहा है? शेप भी सेम है, डायरेक्शन तो कुछ है अलग, लेकिन ये मेन इंपॉर्टेंट बात है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ये एक्सप्लेन होगा। यहाँ तक की यात्रा हम लोग आराम से करते करते यहाँ तक हम पहुंच गए हैं। कौन सा? ये। अगर हम इसकी बात करें तो ये सारी चीजें आप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इनको आप अपने हिसाब से पढ़ते चलिए, और पढ़ते पढ़ते आप इनके प्रश्नों का जवाब आप आराम से दीजिए, क्योंकि ये पूछ रहा है आपसे कि डिक्रीजिंग आर्डर में इनका डायपोल मोमेंट आपको बताना है। और डिक्रीजिंग आर्डर में बताने का मतलब क्या है, आप उसके हिसाब से देख लीजिए, सिमेट्री और मॉलिक्यूल का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना करके आप ड्रा कर पाओगे इससे अच्छे से। हाँ, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, और फिर इसमें आप ये पता कीजिए कि किसमें डायपोल मोमेंट जीरो है। रेगुलर ज्योमेट्री हो, रेगुलर ज्योमेट्री का मतलब जिसका जो हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग उसका स्ट्रक्चर हो, साथ ही साथ सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर हो। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर का मतलब सेम एटम जुड़े हों, और रेगुलर ज्योमेट्री हो, और इसका परिणाम होगा कि म्यू की वैल्यू वहां जीरो हो जाएगी। आप इनको देख लीजिए, और देखने के बाद में सेम एटम विद रेगुलर ज्योमेट्री, बस यहाँ से डायपोल मोमेंट जीरो, क्योंकि भले बॉन्ड पोलर हो बट एक दूसरे को ये कैंसिल कर देते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ से आप बताइएगा कि किसमें डायपोल मोमेंट कम है, किसमें ज्यादा है। यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट आपका काम करेगा, डायरेक्शन वाला मैटर ही है। अगले क्वेश्चन की बात करें, इसमें कौन सा बॉन्ड पोलर है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आप 1dy यहाँ पर हमने इसलिए लिख दिया है क्योंकि अगर आप भूल गए हो, क्योंकि दो तरह से इसकी वैल्यू लिखी जाती है। ये कौन सा है, MKS सिस्टम में, दूसरा आपका आएगा ESU सिस्टम, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में भी आपसे पूछा जाता है। इसमें कौन सा है, किसके लिए डायपोल मोमेंट ज्यादा है, अभी हम आपको बताए थे कि आप देख लीजिएगा। और कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, हमें लग रहा है रेगुलर ज्योमेट्री सेम एटम, रेगुलर ज्योमेट्री सेम एटम, यहाँ तो आप अभी आप देख ही चुके थे, यहाँ पर वैल्यू इसकी ज्यादा थी। क्यों ज्यादा थी, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, इसका मतलब ऑल ऑफ दी अबव। अगला जो हमारा टॉपिक है फजान रूल है। ये कौन सा है फजान? फजान क्या कह रहे हैं? देखिए, अभी तक हम क्या देख रहे थे, कोवैलेंट बॉन्ड में पोलराइजेशन की बात कर रहे थे। क्या हुआ था, कोवैलेंट बॉन्ड में पोलराइजेशन की बात कर रहे थे। अगर कोवैलेंट बॉन्ड में पोलराइजेशन की बात की, इसका मतलब कि इसके अंदर आयोनिक कैरेक्टर आ गया। यानी अगर कोवैलेंट बॉन्ड पोलर होगा तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, आयोनिक कैरेक्टर आ जाएगा। सिमिलरली ऐसे भी जो हमारे आयोनिक कंपाउंड हैं, जो हमारे इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड हैं, जैसे कि जो हमारा Na+ और Cl- है, इनमें जो आयंस हैं, इन आयन में भी पोलैरिटी होती है। यानी ये आयन भी पोलराइज होते हैं, और अगर आयन पोलराइज हो गए तो आयन में कोवैलेंट कैरेक्टर आ जाएगा। यानी तो हमको पढ़ने की जरूरत क्या है, अरे कुछ पढ़ने की भी जरूरत नहीं, बस बॉन्ड बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड बनाने का अपना तरीका है। कोई भी कोवैलेंट बॉन्ड 100% कोवैलेंट तभी होगा जब उसके पास सेम टाइप के एटम जुड़े होंगे। अगर वहां डिफरेंट एटम हुआ तो उसमें कुछ ना कुछ आयोनिक कैरेक्टर आ ही जाएगा। अगर हम आयोनिक कंपाउंड की बात करें तो जो आयंस हैं, जो कैटायन और एनायंस हैं, इन कैटायन एनायन में आयन भी आपका पोलराइज हो ही जाता है।
अब यहां पर हमको समझना पड़ेगा कि आयन के पोलराइजेशन से मतलब क्या है, क्या मतलब है इस आयन के पोलराइजेशन की। तो मेरे दोस्तों यहां पर आप ये समझ लीजिए, कैटायन और एनायन। एनायन कैटायन कब होता है, जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। एनायन कब बनता है, जब इसमें इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। यानी एनायन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो एनायन बनने के बाद में इसके लिए जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ये घट जाता है। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट जाता है यानी इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड है वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड लूजली बाउंड हो जाता है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ढीला ढीला बनेगा यानी इसके डिस्पर्स हो जाने की, इसके फैलने की टेंडेंसी ज्यादा है। पक्का मेरी बात समझ पा रहे? जैसे मान लीजिए आपका एनायन है, ये आपका न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, एनायन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बड़ी हो जाएगी एटम के कंपैरिजन में। रीजन क्यों, तो ये नहीं, प्रभावी नाभिकीय की आवेश घट गया क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया। बट अगर हम कैटायन की बात करें तो कैटायन में इलेक्ट्रॉन निकल गया है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई है, यानी यहाँ पर न्यूक्लियस चार्ज जो होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, यानी जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो टाइटली बाउंड हो जाएगा। टाइटली बाउंड होने का मतलब और कस के पकड़ जाएगा, यानी इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, बहुत ज्यादा से खींच लेंगे, आकार साइज इनकी छोटी हो जाएगी, तो इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यहाँ खूब अच्छे से आपस में खींच लिया गया है। यानी जब ये कैटायन और एनायन एक दूसरे के अप्रोच में आएंगे, ध्यान देना, जब भी हम बात करें तो कैटायन और एनायन जब एक दूसरे के अप्रोच में आएंगे तो होगा क्या, इनके लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू ज्यादा है, यानी ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेंगे। इस आयन की बात करें तो यहाँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है, ये थोड़ा नहीं खींच पाएंगे, तो होगा क्या, जो इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो शिफ्ट करके इस तरह से आ जाएगी। समझ गए? ये जो इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शिफ्टिंग है इसी को हम कहते हैं पोलराइजेशन। आपने पढ़ा होगा जो आयोनिक कंपाउंड होता है उस आयोनिक कंपाउंड में कैटायन एनायन के बीच में इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है। तो इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर यानी इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया तो दे दिया, सीएल ने ले लिया तो ले लिया, यानी सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन दोनों के इफेक्ट में होगी। इनके बीच में कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की शेयरिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसका मतलब ये परफेक्टली आयोनिक कंपाउंड की बात है। लेकिन चूंकि ये जो सिचुएशन है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के कम ज्यादा होने से जो आपका निगेटिवली चार्ज एनायन है अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैटायन की तरफ जो थोड़ा बहुत शिफ्ट करता है, यानी इनके बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ बढ़ जाती है। ये तो वही बात है जैसे आप कोवैलेंट बॉन्ड में कहते हो। कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, दोनों कोवैलेंटली बॉन्डेड न्यूक्लियाई के बीच में होती है। यानी इस तरह के पोलराइजेशन से इसके अंदर कोवैलेंट करेक्टर आने लगते हैं। क्या समझ पा रहे हैं मेरी बात? कौन से करेक्टर आने लगे, कोवैलेंट करेक्टर आने लगे। यानी अगर आयन पोलराइज होगा तो उसमें कोवैलेंट करेक्टर आ जाएगा। क्या इतनी बात आप समझ पाए? इतनी बात आप समझ चुके होंगे कि आयन अगर पोलराइज हुआ तो आयन के पोलराइजेशन से इसमें क्या आ जाता है, कोवैलेंट करेक्टर आ जाता है। कोवैलेंट बॉन्ड आपका पोलराइज हुआ तो इसमें आयोनिक करेक्टर आ जाता है। वाह, यानी सब तो एक दूसरे में कुछ गड़बड़ झाला ही कर रहे हैं, वो उनके साथ मिल गए, वो उनके साथ मिल गए, उनमें ये करेक्टर आ गया, उनमें ये करेक्टर आ गया। अब हम आपसे एक टर्म यूज करेंगे, इसमें आप मुझे ये बताइए कि कौन पोलराइज हो रहा है और कौन पोलराइज कर रहा है। पोलराइज होने का मतलब किसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में डिस्टॉर्शन आता है, किसकी इलेक्ट्रॉन क्लाउड में डिस्टॉर्शन आता है। अगर हम इसकी बात करें मेरे दोस्त, यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि जो आपका एनायन है, क्या है, एनायन, ये एनायन, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट हुई है। जो आपका कैटायन है इसने अपनी ओर खींचा है। यानी एक वर्ड अगर बोले तो पोलराइज हुआ कौन है, एनायन, पोलराइज किया किसने है, कैटायन। यानी
जो आपका एनायन है ये पोलराइज होता है, यानी ये पोलराइजेबल है। और पोलराइजेबल होने का मतलब यहाँ पर हम एक वर्ड यूज करेंगे, पोलराइजेबाई पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी ये वर्ड किसके लिए यूज होगा? पोलराइज होने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन क्लाउड के डिस्टार्ट होने की टेंडेंसी किसके पास है? एनायन के पास है। पोलराइजेबिलिटी, पोलराइज करने की टेंडेंसी किसके पास है? कैटायन के पास है। इसको हम बोलेंगे पोलराइजिंग पावर। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हो? कैटायन के लिए होगा पोलराइजिंग पावर, एनायन के लिए होगा पोलराइजेबिलिटी। और यहां से अगर आप समझें कि अगर कैटायन का पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा, ध्यान देना मेरे दोस्त, कैटायन के लिए यूज करेंगे हम पोलराइजिंग पावर। अगर ये पोलराइजिंग पावर इसकी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ज्यादा खींचेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ज्यादा खींचेंगे तो उसमें कोवैलेंट करैक्टर ज्यादा आ जाएगा। इसका उल्टा अगर पोलराइजेबिलिटी की बात करें तो एनायन की पोलराइजेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन दोनों के बीच में ज्यादा शिफ्ट करेगी, यानी यहां पर भी कोवैलेंट करैक्टर उतना ही ज्यादा हो जाएगा। यानी अगर मैं आपसे ये बात करूं, अगर मुझे मॉलिक्यूल में कोवैलेंट करैक्टर की बात करना है तो कोवैलेंट करैक्टर के लिए पहली बात क्या है? कैटायन की अगर कोवैलेंट करैक्टर बढ़ रहा है, इसका मतलब पहली बात कैटायन की पोलराइजिंग पावर बढ़ रही है, और साथ ही साथ जो आपका एनायन है उसकी पोलराइजेबिलिटी बढ़ रही है। अगर मुझे कैटायन के पोलराइजिंग पावर और एनायन की पोलराइजेबिलिटी में कंपैरिजन देख लिए पता चल जाए तो हम ये देख लेंगे कि कौन मॉलिक्यूल कितना ज्यादा कोवैलेंट है, कौन कितना आयनिक है। इसके कोवैलेंट और आयनिक कैरेक्टर में हम कंपैरिजन देख लेंगे। और अगर आप देखें तो कैटायन के केस में, ध्यान देना मेरे दोस्त, कैटायन के केस में जो पोलराइजिंग पावर है, अगर पोलराइजिंग पावर बढ़ाना है तो आपको पॉजिटिव चार्ज बढ़ाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पॉजिटिव चार्ज बढ़ाना पड़ेगा। साथ ही साथ जो साइज है कैटायन की, उस साइज को घटाना पड़ेगा। ये रिलेशनशिप है पोलराइजिंग पावर और एटम की साइज और चार्ज में। इसको इंपॉर्टेंट रूप से ध्यान दो। कैटायन पर जितने ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतने ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन को उतनी टाइटली खींचेगा, यानी एनायन को उतने ज्यादा पोलराइज करेगा। तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो और उसकी साइज छोटी हो, और इन दोनों सिचुएशन में कैटायन की पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी, इसका मतलब उस मॉलिक्यूल में कोवैलेंट करैक्टर बढ़ेगा, सहसंयोजी लक्षण उसमें बढ़ेंगे। और अगर इतनी बात आप समझ गए मेरे दोस्त तो आप दूसरा वाला भी समझ लेंगे। कैसे समझ लेंगे? दूसरा ये कह रहा है कि अगर हम एनायन की बात करें, एनायन की पोलराइजेबिलिटी की बात करें, तो अगर एनायन की पोलराइजेबिलिटी बढ़ाना है तो भैया एनायन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है इसको आप क्या करें? बढ़ाते जाइए, क्योंकि जितने ज्यादा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन उस पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टार्ट होने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी। साथ ही साथ नेगेटिव चार्ज को आप बढ़ाते जाइए, और जो एनायन है उस एनायन की साइज भी आप बढ़ाते जाइए। और अगर ये दोनों काम करते हैं तो उसकी पोलराइजेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। और जैसे जैसे उसकी पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी, पोलराइजेबिलिटी बढ़ाने के लिए क्या चाहिए? नेगेटिव चार्ज बढ़ा दो और आपके एनायन की साइज बढ़ा दो। इस तरह से आप ये दो क्राइटेरिया देख लिए, और अगर ये सिचुएशन आप देख लिए, अगर पोलराइजेबिलिटी बढ़ी इसका मतलब इसका कोवैलेंट करैक्टर भी बढ़ गया, और अगर कोवैलेंट करैक्टर बढ़ गया तो फिर आप कंपैरिजन कर लेंगे। अब इतनी बात आप समझ गए भैया?
कैटायन के लिए पोलराइजिंग पावर, एनायन के लिए पोलराइजिबिलिटी कैसे कैसे डिपेंड करती है, चार्ज पर और साइज पर, चार्ज पर और साइज पर। अगर इतनी बात समझ गए तो भैया अब आप फजान का रूल आप अप्लाई कीजिए, और फजान के रूल को अप्लाई करते हुए डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल में उनके आयोनिक कैरेक्टर, उनके कोवेलेंट कैरेक्टर में कंपैरिजन देखिए, और जैसे जैसे इनके कोवेलेंट और आयोनिक कैरेक्टर में कंपैरिजन होता है, इनकी सॉल्युबिलिटी, इनकी थर्मल स्टेबिलिटी, सारी चीजें चेंज होती हैं। क्योंकि आपको मालूम है अगर आयोनिक बॉन्ड है तो आयोनिक कैरेक्टर बढ़ने का मतलब क्या है, ये जहाँ स्ट्रांग बॉन्ड है, ये अगर कोवैलेंट बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ रहा है इसका मतलब उसमें वीकनेस बढ़ रही है। और इस तरह से आयोनिक बॉन्ड बढ़ने के साथ साथ बहुत सारी प्रॉपर्टी, आयोनिक कैरेक्टर बढ़ रहा है इसका मतलब वाटर में सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, बहुत सारी चीजें, इनका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सारी चीजें चेंज होंगी और उतने ज्यादा सॉलिडिफाई होता जाएगा। ये सारे कंपैरिजन मेरे दोस्त वन बाय वन आप समझते जाइए, और यहाँ से आप इस लाइन को तो आप समझ गए भैया, ना तो कोई 100% आयोनिक है, ना ही कोई 100% कोवेलेंट, यानी सारा मामला गड़बड़ झाला। आप समझ गए कैसे आप किसी बांड में आप क्या देखेंगे, कोवेलेंट करेक्टर या आयोनिक कैरेक्टर। इसके लिए आप फजान दादा ने तमाम सारे नियम बताए हैं, आप वन बाय वन सबको हम आपको समझा दिए, बस इसी को यहाँ पढ़ करके देख लीजिए किस तरह से कैटायनिक साइज भी बढ़ेगी तो आयोनिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, क्योंकि कैटायन की आपने साइज बढ़ा दी, कैटायन की साइज जैसे बढ़ाओगे पोलराइजिंग पावर कम होगा, इसका मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर घट जाएगा, यानी आयोनिक नेचर बढ़ जाएगा। तो देख लीजिए बिल्कुल आपको समझा दिए, बस ध्यान से इतना याद रखना, पोलराइजिंग पावर चार्ज के साथ और साइज के साथ क्या रिलेशन है, पोलराइजिबिलिटी चार्ज और साइज के साथ क्या रिलेशन है, उसके हिसाब से आप कंपैरिजन कीजिएगा, आपका आंसर मिलेगा, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। सारी बात को स्टेप बाय स्टेप एक बार कनेक्ट कर लो, बस और कुछ काम नहीं है। अगर इतनी बात आप समझ पा रहे हो तो यहाँ आप इन सारे एग्जाम्पल्स को आप अच्छे से समझा सकते हैं। कोई दिक्कत है? मुझे लग रहा कोई दिक्कत है। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप बता सकते हैं। ये सोडियम आयन है, कॉपर आयन है, हाँ ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। एक वर्ड यहाँ पर आप समझेंगे, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, इसको आप देख लीजिए। हम जानते हैं जो यस और पी ब्लॉक के जो तत्व हैं, ये अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन फिल करने की कोशिश करते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो ये जब ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं तो ये इनर्ट गैस के जैसा ही है, जैसे हीलियम का डुप्लेट है उसको छोड़िए, बाकी नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडान, ये सब क्या करते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। तो अगर ये एसपी ब्लॉक वाले क्या करते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने पर ये स्टेबल हो जाते हैं। बट जो डी ब्लॉक के जो तत्व हैं ये अपने आउटर मोड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन पूरा करते हैं। ये वही वैसे ही है जैसे एसपी वाले 8 पूरा करते हैं, वैसे डी ब्लॉक वाले 18 इलेक्ट्रॉन पूरा करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं स्यूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये इनर्ट गैस जैसा ही है, क्योंकि 18 इलेक्ट्रॉन अगर हम पूरा कर लेंगे तो फिर हमको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल जाएगी, हम स्टेबल हो जाएंगे। ये होता है स्यूडो इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पर इनमें भी आप पोलराइजिंग पावर का कंपैरिजन देख करके आप ये बता सकते हो कि कौन ज्यादा आयोनिक है, NaCl और CuCl में कौन ज्यादा आयोनिक है, आप बता सकते हो भैया। पक्का बात समझ पा रहे हैं ना, किसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, किसकी क्या है। अगर यहाँ तक बात आप कर लिए हैं तो मेरे दोस्तों ये एक फजान रूल आप देखिए, कोवेलेंट कैरेक्टर को समझाइए, कैटायन की साइज, कैटायन की चार्ज, एनायन की साइज, एनायन के चार्ज से क्या रिलेशन है, मुझे लग रहा है कि आप बहुत अच्छे से बता लेंगे। अगर आप इतनी बात बता लेते हैं तो ये सारे क्वेश्चन के जवाब आप वन बाय वन आराम से देते रहेंगे। अगर यहाँ तक की यात्रा आपके साथ हो गई तो मेरे दोस्तों मैं अगले टॉपिक पर बात कर लेता हूँ। अगला टॉपिक जो हमारा है वो हमारा है हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर हम हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें तो मेरे दोस्तों बिना देर किए हुए हमको एक बात समझ लेना होगा, वो बात हमारी ये है कि जो हमारा हाइड्रोजन है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जैसे फ्लोरीन से जुड़ जाए, जैसे ऑक्सीजन से जुड़ जाए, जैसे नाइट्रोजन से जुड़ जाए, तो इनमें क्या हो जाता है, बॉन्ड की पोलैरिटी आ जाती है। और बॉन्ड की पोलैरिटी के चलते जैसे मान लो हमारा एचएफ मॉलिक्यूल है, ऐसे कोई दूसरा एचएफ मॉलिक्यूल होगा, तो आपका जो दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, दूसरे एटम का हाइड्रोजन एटम, इसके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा।
ये ऐसा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज नहीं हो रहा है, इसके बीच में कुछ कुछ होता है, और इसी कुछ कुछ का नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ गए? मेरे सामने वाली खिड़की चांद का टुकड़ा रहता है, कुछ है नहीं लेकिन फिर भी कुछ कुछ है। वो जो कुछ कुछ का नाम है, बिना इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज किए, ये हाइड्रोजन और दूसरे एटम के बीच में जो हल्का हल्का अट्रैक्शन फोर्स है, ये जो हल्का हल्का सुरूर है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक्चुअली में अगर बात करें तो ये वही बहुत ही वीक इंटरेक्शन है, ये वीक फोर्स है, ये बहुत स्ट्रांग नहीं है, लेकिन ये वीक फोर्स ही आप जानते बहुत काम करता है। जो गैस बन रहा है उसको लिक्विड बना देता है, जो लिक्विड बन रहा है उसको सॉलिड बना देता है, उसकी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा देता है, उसके मेल्टिंग पॉइंट को बढ़ा देता है, सॉल्युबिलिटी को घटा बढ़ा देता है। यानी ये कुछ कुछ बहुत काम करता है। अब आप समझ गए हाइड्रोजन को किससे जुड़ा होना चाहिए, फ्लोरीन से, ऑक्सीजन से या नाइट्रोजन से। इस सिचुएशन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की सिचुएशन बनती है, क्योंकि ये बॉन्ड हो जाता है पोलर, तो दूसरे मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन और फ्लोरीन ऑक्सीजन दूसरे मॉलिक्यूल का इनके बीच में लग जाता होगा क्या, एक वीक इंटरेक्शन लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है, इसी को आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। ये बहुत ही वीक है, लेकिन इतना वीक होने के बावजूद भी क्या करता है, ये मॉलिक्यूल की बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टी को अफेक्ट करता है। सॉल्युबिलिटी, फिजिकल स्टेट, विस्कोसिटी, सब कुछ चेंज कर देता है। आपसे पूछा जाए क्या मामला है, H2O और H2S, ऑक्सीजन सल्फर सेम ग्रुप के एलिमेंट है, बट H2O लिक्विड है, H2S गैस है। क्यों भैया? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। समझ पाए? अब आप इसको पढ़ लीजिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, किसके किसके साथ होने से, ये होने से हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक वीकर बॉन्ड है कोवेलेंट कंपैरिजन में, लेकिन ये वीक होने के बाद कमजोर है। तो आप समझ लीजिए, जैसे अभी आपको होता है ना सामने वाली खिड़की से कुछ कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है भैया? कुछ नहीं, ये बहुत हल्का हल्का है, अभी शुरुआत है, लेकिन ये हल्का हल्का कितने चेंज ला देता है, तो आप समझ लो भैया वो हल्का हल्का सुरूर। इस तरह से आप हाइड्रोजन एफ में आप देख लीजिए, एच एफ में हाइड्रोजन फ्लोराइड में, ये आपका एच एफ मालिक्यूल है, ये आपका एक एच एफ मालिक्यूल है। आप देख लीजिए, एक फ्लोरीन दूसरे एच के साथ ये जो समथिंग समथिंग कर रहा है, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये वीक होता है, इसलिए इसको हम डैश से दिखाते हैं, डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, सॉलिड लाइन से नहीं दिखाते। सॉलिड लाइन से आपका कोवेलेंट बॉन्ड है, और ये वाला जो है आपको ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड है। समझ पा रहे हैं हमारी बात? ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये पूछता है कि किसी मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड मिल रहे हैं, एचएफ कितने हाइड्रोजन बॉन्ड से सराउंडेड है। आप देख लो भैया, एक एचएफ मॉलिक्यूल को ले लो, ये किसके पास एक हाइड्रोजन बॉन्ड, ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड, ये ऐसे ही आगे भी आप देख लीजिएगा, डॉट लाइन से दिखाते हैं। दो टाइप के होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर है जैसे, तो इंट्रा तो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में है, तो इंटर जैसे एचएफ की बात करें तो ये इनके इनके बीच में लगेगा, तो दिस इज इंटरमॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर में क्या होता है, दो अलग अलग मॉलिक्यूल पास पास में आ जाते हैं, तो ये क्या करते हैं भैया, ये बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा देते हैं, ये विस्कोसिटी बढ़ा देते हैं, ये सॉल्युबिलिटी बढ़ा देते हैं, ये सारा काम करते हैं। ये इंटर इंटर इंट्रा वाले में क्या करते हैं, वो मॉलिक्यूल को आपस में या वो जो ग्रुप हैं उनको अपने हिसाब से चिपका लेते हैं। वो अभी आगे आप देखिए, अमोनिया में देख लीजिए, ऐसे आप अलग अलग तरीके से, वाटर में देख लीजिए, अमोनिया में एक मॉलिक्यूल के चारों तरफ चार हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पर भी वाटर में भी चार हाइड्रोजन बॉन्ड, एचएफ में आपको पता है दो हाइड्रोजन बॉन्ड। सबसे ज्यादा स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ होता है, एचएफ में होता है। ये सारे फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। अब आप इंटर और इंट्रा की बात कर रहे हैं, तो देख लो भैया, एक ही मॉलिक्यूल में इसका वो इसका एच हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इसका वो इसका एच हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। ये मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी को प्रभावित कर देते हैं, इसके केमिकल प्रॉपर्टी को इफेक्ट पहुंचाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जो स्ट्रेंथ की बात हो रही है, ठीक है। इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्या क्या चेंज करता है, ये फिजिकल स्टेट को चेंज कर देता है, इसकी वजह से डाइपोल मोमेंट, सॉल्युबिलिटी, बिहेवियर, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, इस सबको इफेक्ट पहुंचाता है। मिक्सिंग की इंथैल्पी तक चेंज कर देता है। सोल्यूशन में हम लोग पढ़ेंगे आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन। और अगर हम और आगे की बात करें
तो IR स्पेक्ट्रम या इन सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी को भी ये चेंज करता है। ये वीक होने के बावजूद भी बहुत सारी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी को इफेक्ट पहुंचाता है, इतना आप समझ लीजिए। इसको आप इतना हल्के में ना लें, समझ गए? बॉइलिंग पॉइंट वाटर का ज्यादा क्यों है, इसका कम क्यों है, H2O लिक्विड के हैं, H2S गैस क्यों है, आप वन बाय वन आप इसे पढ़िएगा और इससे आप सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि ग्लिसरॉल चिपचिपा चिपचिपा क्यों दिखता है। ये रीजन एक ही है कि ग्लिसरॉल का अगर आप फार्मूला देखो CH2OH, CHOH, CHOH, क्या आपको दिख रहा है ना? एक मॉलिक्यूल 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखता है, और जब 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे तो मॉलिक्यूल पास पास में आ जाएंगे, और मॉलिक्यूल पास पास में आने का मतलब उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, उसके अंदर चिपचिपापन बढ़ जाएगा। और इसलिए आपने ग्लिसरॉल यानी ग्लिसरीन, जिसको आप लोग ने कॉस्मेटिक की दुकान से खरीदते होंगे, ये वही आपका है, चिपचिपा चिपचिपा है। ये ग्लिसरॉल इतना ज्यादा चिपचिपा क्यों है? क्योंकि 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, देख रहे हो ना, और कौन वाला है? इंटरमॉलिक्यूलर है। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ मिलेगा भैया? वो तो बताने की जरूरत है? नहीं जरूरत है। सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसमें होगा भैया? हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप पता करके बताओ भैया, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ होगी? सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब क्या है? ये आप अगर कार्बन के साथ में N, ये 1 डिग्री है, नाइट्रोजन के साथ में 2 कार्बन 1 हाइड्रोजन, ये है नाइट्रोजन के साथ में 3 कार्बन। अब आप समझ ही गए होंगे हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे ज्यादा कहाँ होगा। जितने ज्यादा हाइड्रोजन उतने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग 1 डिग्री में, एमीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है। ये सॉल्युबिलिटी को कैसे इफेक्ट पहुंचाता है उसको भी आप देख लीजिए। आपका अल्कोहल वाटर में डिजॉल्व होता है, क्यों? रीजन एक ही है। सॉल्युबिलिटी क्यों घटा देती है? क्योंकि इंट्रामॉलिक्यूलर आपस में ही बना लिया, तो वाटर के साथ कुछ हो ही नहीं रहा, तो वहां सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। हाई विस्कोसिटी, रीजन आप समझ ही गए होंगे। ये कुछ आपके लिए कॉन्सेप्चुअल एग्जांपल हैं, इनको आप समझिए। हायर एंट्रोपी, आर्थो नाइट्रोफिनोल मॉलिक्यूल आपस में बांड बना के रखा है, अपने में ही एक ही मॉलिक्यूल के अंदर है, यानी दूसरे से कोई इंटरेक्शन नहीं, ये बढ़िया फ्री इंडिपेंडेंट घूमेंगे। एंट्रोपी का मतलब रैंडमनेस, मॉलिक्यूल फ्रीली मूव करेगा, यानी रैंडमनेस ज्यादा होगी। आर्थोनाइट्रोफिनोल, अमोनियम साल्ट आर मोर सॉल्युबल इन H2O, रीजन बता दीजिए भैया। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कोई दिक्कत? H2O लिक्विड, H2S गैस, रीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अल्कोहल हायर बॉइलिंग पॉइंट है इन कंपैरिजन टू एल्केन, या कोई दूसरे की बात, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ग्लिसरॉल ज्यादा विस्कस है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, समझ जाइएगा। हायो ईथर हायर बॉइलिंग पॉइंट देन ईथर, तो आप समझिए, यहाँ तो मॉलिक्यूलर वेट का कॉन्सेप्ट है। CH4 वाटर सेम मॉलिक्यूलर मास है, फिर भी CH4 का बॉइलिंग पॉइंट कुछ है, वाटर का कुछ है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगले एग्जांपल की बात करो भैया। हाँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप देखेंगे कि एक कार्बन पर 2 OH ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है? क्योंकि दोनों वाटर मॉलिक्यूल में तुरंत क्या हो जाएगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या बन के निकल जाएगा? जैसे C है, C है, एक OH यहाँ है, एक OH यहाँ है, क्या करेगा ये? वाटर बना के निकाल के चला गया। लेकिन अगर हम क्लोरल की बात करें, क्लोरल का मतलब C के साथ में 3 Cl यहाँ पर लगा है, और इसके साथ देखो 2 OH है, यहाँ पर आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बन के वाटर नहीं निकाल रहा है ताकि ये C डबल बॉन्ड वो बना ले। रीजन क्या है? ये Cl के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ले रहा है। रीजन समझ पा रहे हो ना? एक कार्बन पर 2 OH एक ही मॉलिक्यूल में स्टेबल है, दैट इज योर क्लोरल हाइड्रेट रीजन। यहाँ पर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में Cl है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप अगर हम बात करें तो इस तरह से आप सारे प्रश्नों को आप हल करिए, और हल करते हुए हम लोग आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि किस तरह से जो आपका क्लोरल हाइड्रेट है, उस क्लोरल हाइड्रेट में एक कार्बन पर 2 OH एग्जिस्ट करता है। क्योंकि आपको भी हम समझा दिए कि एक कार्बन पर अगर आपने 2 OH लगाया है, तो भैया इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते ये आपस में कनेक्ट होंगे, फिर वाटर बना के निकल के चले जाएंगे। और जैसे वाटर निकलेगा तो जो आपका कार्बन के ऊपर जो 2 OH लगा था, ये आपस में C डबल बॉन्ड वो बना लेंगे। बट यहाँ पर देखिए, एक कार्बन पर 2 OH एग्जिस्ट करेगा, रीजन इस Cl के साथ जो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा। अब ये इधर बिजी हो गया तो स्टेबल है।
अगला जो आपका क्वेश्चन है, गैसेस फेज में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे, रीजन उसका आप समझ लीजिएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से दो मॉलिक्यूल आपस में पास पास आ जाएंगे, इसलिए इनका मॉलिक्यूलर वेट आपका कैलकुलेट करोगे तो हाई हो जाएगा। द्वि मॉलिक्यूल जुड़े तो जस्ट डबल हो जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमोनिया वाटर में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके मन में आएगा कि हम ऐसे क्यों ना बना ले, ये नाइट्रोजन का हाइड्रोजन और वाटर के ऑक्सीजन के साथ ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड। यहां देखो भैया, आप सोचिए, इसका लोन पेयर, यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा, यहाँ पर पार्शियल प्लस चार्ज ज्यादा, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, आराम से इसके साथ शेयरिंग हो जाएगी। यानी ये वाला तो एग्जिस्ट करेगा बट ये वाला एग्जिस्ट नहीं करेगा। रीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। बॉन्ड में जितने ज्यादा पोलैरिटी होगी, एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी यानी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। यहाँ से आप कंपेरिजन करके देख लीजिएगा। यहाँ पर देख लीजिए भैया, कुछ बताने की जरूरत है नहीं, ये आप समझ लो भैया। कौन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएंगे, तो हमें इतने एग्जांपल बता ही दिए, यही नहीं बनाएंगे। अगर देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाँ ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मामले में Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी नाइट्रोजन के बराबर ही है, बट Cl की साइज बड़ी है और साइज बड़ी होने की वजह से ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। अगला जो आपका क्वेश्चन है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर कहाँ दिख रहा है, सैलिसिलिक एसिड में। कोई दिक्कत, बेंजीन रिंग लगाओ भैया, एक जगह आप OH, दूसरी जगह आपका COOH। आप समझ रहे होंगे भैया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रामॉलिक्यूलर, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर है। यहाँ देख लो भैया, यस बॉन्डिंग फॉर्म बिटवीन, एटम में या मॉलिक्यूल में, मॉलिक्यूल में होता है क्योंकि एटम और आयन का तो कोई मतलब ही नहीं है। इस तरह से हम लोगों ने आज केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के डिफरेंट टॉपिक को पढ़ते हुए इन 6 लेक्चर में हमने पूरे केमिकल बॉन्डिंग को कवर किया। और आप इतने वीडियो में आप इतना प्रेम और स्नेह के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। नेक्स्ट जो हम लोग अब मिलेंगे वो इस चैप्टर के बहुत सारे MCQs को सॉल्व करते हुए मिलेंगे, जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे और साथ ही साथ हमारे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। पुनः आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।